नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आनुवंशिकता को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आनुवंशिकता की परिभाषा को देखा था और आज हम जेनेटिक्स की शब्दावलियों को देखेंगे। तो जेनेटिक्स के जो पिता हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, 7 साल तक अपना प्रयोग किया था। और अगर बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो विलियम बेटसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। आनुवंशिकता की कुछ शब्दावलियां हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन शब्दावलियों को समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा पूरा जेनेटिक्स चैप्टर, क्योंकि इन शब्दावलियों पे ही पूरा ये चैप्टर आधारित है। जब तक ये शब्दावलियां नहीं समझ में आएंगी आपको तब तक इस चैप्टर में दिक्कतें आती रहेंगी। पहले हम शब्दावलियों को समझ लेते हैं। हेरिडिटी या वंशागति या आनुवंशिकता, हेरिडिटी को आनुवंशिकता या वंशागति भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है, माता पिता से संतानों में या पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की जो वंशागति हो रही है दर पीढ़ी, उसे क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहा जाता है। जैसे आपके अंदर आपके पिताजी के और आपके माताजी के लक्षण हैं, और आपकी मम्मी में आपके नाना नानी के लक्षण उपस्थित हैं, और आपके पिताजी में आपके दादा दादी के लक्षण विद्यमान हैं। तो ये लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इन लक्षणों की जो वंशागति हो रही है ये क्या कहलाती है, आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाती है। अब आपके माता पिता से आप भी उत्पन्न हुए और आपके भाई बहन उत्पन्न हुए। आपके भाई बहन आप में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, जो विभिन्नता देखने को मिल रही है, उसे क्या कहा जाता है, वेरिएशन कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया होती, पिछले वीडियो में हमने रिकॉम्बिनेशन को विधिवत समझा था। रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा ये वेरिएशन देखने को मिलता है, या इसके अलावा म्यूटेशन की प्रक्रिया हो सकती है ना, इसके द्वारा विभिन्नता देखने को मिल सकती है। तो अगर अगर ये रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन की प्रक्रिया नहीं होती तो इस धरती पे जितने भी जीव हैं वो एक जैसे ही दिखाई देते, तो यहाँ पे आपको विभिन्नताएं देखने को नहीं मिल पाती, मतलब लोग जो है सब एक जैसे ही दिखाई देते। तो वेरिएशन का कारण क्या है, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन हो सकता है। यहाँ पे लिखा है वेरिएशन एक ही जाति के दो जीवों के बीच असमानता पाई जाती है, उसी को विभिन्नता कहते हैं। जैसे कि एक ही परिवार के दो सदस्य एक समान नहीं होते, आप और आपके भाई बहन बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, जबकि आप और आपके भाई बहन आपके माता पिता से ही उत्पन्न हुए हैं। अगला है इनहेरिटेंस या विरासत, जिसे आनुवांशिकी कहा जाता है। आनुवांशिकता अलग शब्द है, आनुवांशिकी अलग शब्द है। आनुवांशिकता में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होता है, लेकिन आनुवांशिकी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं वो प्रक्रिया जो होती है, लक्षण स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं, और यहाँ पर लक्षण ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिकी। तो इस शब्द को याद रखिएगा, ये लाइनें दोनों है, थोड़ी सी अंतर है इसमें, कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का अगर स्थानांतरण हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, आनुवांशिकता। और जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है उसे क्या कहेंगे, आनुवांशिकी। आगे यहाँ पे चलते हैं कुछ शब्दावलियां, जैसे जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और जीनोम क्या होते हैं। तो बात करते हैं हम, यहाँ पर एक स्लाइड लेते हैं तो वहां पे हम आपको बता पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, और इस केंद्रक में
क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं, क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। ये जो क्रोमैटिन धागे हैं लगभग 2 से 2.5 मीटर के आसपास इनकी लंबाई होती है। इन क्रोमैटिन धागों की लगभग 2.2 इनकी लंबाई होती है। अब ये धागे ऐसे पूरी तरह से फैले हुए हो, अगर इनको व्यवस्थित कर दिया जाए, जैसे कि आप के घर में जो धागा होता है, सिलाई करने वाली मशीन का जो धागा होता है, उस धागे को पूरा खोल दिया जाए तो वो एकदम से फैला फैला है। जब उसको किसी पिंजी में लपेट दिया जाता है तो वो व्यवस्थित हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये धागे जो हैं, क्रोमैटिन धागे पूरी तरह से फैले हुए हैं क्रोमोजोम में। ये जब तक फैले हुई अवस्था में पाए जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागे। अब ये क्रोमैटिन धागे अगर व्यवस्थित हो गए इस तरह से, अगर ये व्यवस्थित हो गए तो इन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। क्रोमैटिन धागे अगर पूरी तरह से व्यवस्थित हो गए तो इन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। अब ये जो डीएनए है, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है और इसी डीएनए में मान लेते हैं ये क्या है? डीएनए है। अब इस डीएनए में कुछ ऐसे भाग होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे भाग होते हैं जो क्या कर रहे हैं कि जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, जीन कहा जाता है। इसमें जीन दो टाइप के होते हैं, जीन दो प्रकार के होते हैं। एक जीन होता है जिन्हें हम एक्टिव जीन कहते हैं, एक्टिव जीन। दूसरा जीन होता है जिसे जंक जीन कहा जाता है, जंक जीन कहा जाता है। अभी एक्टिव जीन जो होते हैं इनमें सूचनाएं ऐसी निहित होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाते हैं, लेकिन ये केवल 2% होते हैं। 98% इस डीएनए का भाग ऐसा होता है, जो जीन इसमें उपस्थित होते हैं वो सूचनाओं को ट्रांसफर नहीं करते। और इस डीएनए का पूरा जीन का जो योग होता है वो एक्टिव हो या जंक हो, इन पूरे योग को कहा जाता है जीनोम। डीएनए में जो जीन का कॉम्बिनेशन पाया जा रहा है, चाहे वो एक्टिव हो या इनएक्टिव हो या जंक हो, एक्टिव हो या जंक हो, तो इन दोनों का जो कुल योग होता है उसे क्या कहा जाता है? जीनोम। तो यहाँ पर परिभाषा जो पड़ी है उसे देख लेते हैं। जीनोम क्या होता है? ये डीएनए से ही बना होता है। यह एक जीनोम जो होता है उसमें किसी जीव के डीएनए का कुल योग होता है। क्या होता है? कुल योग होता है, जिसमें एक्टिव जीन हो या पैसिव या जंक जीन होते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए, इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। यह जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मतलब डीएनए ही पूरा तरह से फैला हुआ होता है। अब यही डीएनए जब व्यवस्थित हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, जिसमें क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, आरएनए और प्लस यहाँ पे एक और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती। इन सब को मिला के क्या कहा जाता है? डीएनए कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जीन की। जीन डीएनए का वह भाग होता है जो क्रियाशील होता है, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में जीन हेरिडिटी का आनुवांशिक इकाई होता है। मतलब जीन ही होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है।
आगे यहाँ पे है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन धागे ही केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं। यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है जो कि अविभाजित कोशिका में दिखाई देता है। कोशिका जब विभाजन की प्रक्रिया नहीं हो रही होती है, वह तभी ऐसा दिखाई देता है। यह घना होता है और क्रोमोसोम में बदला जा सकता है। अब यही क्रोमैटिन धागे मेटाफेज अवस्था में, मेटाफेज जब कोशिका विभाजन की अवस्था आती है, एक मेटाफेज अवस्था, तो उसी में ये व्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। तो क्रोमोसोम क्या है? यह क्रोमैटिन का वह घनी संरचना है जो कोशिका विभाजन के दौरान मेटाफेज अवस्था में देखा जाता है, और इसी के अंदर पाए जाते हैं डीएनए, और इस डीएनए में पाया जाता है जीन। मान लेते हैं कि क्रोमोसोम एक बस है। क्या है? क्रोमोसोम एक क्या है? बस है। और इस क्रोमोसोम एक बस है। इस बस में जो सीटें लगी हुई हैं, इस बस में जो सीटें लगी हुई हैं, वो सीटें क्या हैं? डीएनए हैं। और इस सीटों पे बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, वो क्या है? जीन है। इस तरह से मान सकते हैं हम। तो क्रोमोसोम एक बस है, ठीक। उस बस में क्या है? डीएनए है। वो क्या है? यहाँ पे इस बस में चेयर है। चेयर जो है वो क्या है? डीएनए है। और उस चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या होगा? जीन होगा। बिल्कुल उसी तरह से वो केंद्रक के अंदर जो क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए, और डीएनए में पाया जाता है जीन। डीएनए किसका बना होता है? जीन का बना होता है। आगे हैं कुछ शब्द, जैसे एलील या एलिलोमार्फ क्या होता है। तो एलील या एलिलोमार्फ की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो परिभाषा इसकी ये होती है कि दो विपर्यासी लक्षण, दो विपरीत लक्षण अगर एक साथ पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी जीवों का जो ग्रुप है, मान लेते हैं ये एक क्रोमोसोम है, ठीक। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। इसमें एक अब ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये प्योर है। प्योर का मतलब ये ओरिजिनल रूप है। ओरिजिनल रूप है। किसी भी जीन का, किसी भी जीव का जो क्रोमोसोम है, ये कैसा है? ओरिजिनल रूप है, ठीक है। अब इस ओरिजिनल रूप में, इस ओरिजिनल रूप का जो जीव है, उसमें जो क्रोमोसोम पाया जा रहा है, ये क्रोमोसोम ओरिजिनल है। और आगे आगे कुछ दिनों बाद इसमें म्यूटेशन की प्रक्रिया हो जा रही है, या फिर कोई ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिसमें कुछ इसमें परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो मान लेते हैं इसमें जो जीन है वो कैसा है? लंबाई वाला है। और एक दूसरा यहाँ पे है जो बौनेपन का जीन लिया हुआ है। इसमें कुछ परिवर्तन होने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं कि बौने वाले लक्षण लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एक ये वाला जो जीन है वो कैसा है? लंबाई वाला है। और ये दूसरा जो है ये कैसा है? बौनेपन वाला जीन है। तो लंबाई का जो विरोधाभासी होता है वो बौनापन ही होता है। लंबाई का विरोधाभासी जो जीन होता है वो क्या होता है? बौनापन होता है। जैसे अगर बात करते हैं हम यहाँ पे पौधों में, जो मटर के पौधे पे एग्जाम प्रयोग किया गया था, तो उसमें येलो सीड का कलर का जो विरोधाभासी हो था वो क्या था? ग्रीन सीड का कलर, है ना। और फ्लावर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे व्हाइट फ्लावर का विरोधाभासी जो था वो क्या था? पिंक फ्लावर था, है ना, पिंक फ्लावर। तो यहाँ पर जो एक दूसरे के विरोधाभासी जो एलील पाए जा रहे हैं, इन्हीं को, एक दूसरे के विरोधाभासी जो जीन पाए जाते हैं, इन्हीं को एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। एलील या एलिलोमार्फ कहा जाता है। एलिलोमार्फ कहा जाता है।
किसी भी क्रोमोसोम में जो एक दूसरे के विरोधाभासी जीन पाए जाते हैं उन्हें एलील या एलिलोमार्फ कहा जाता है। जीन के एक से अधिक रूप को एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम जोड़ियों में पाई जाती है, जिनमें से प्रत्येक जोड़ी के क्रोमोसोम में एक तो पिता के यहाँ से मिलता है और दूसरी जोड़ी के क्रोमोसोम माता से आते हैं। अतः क्रोमोसोम की जोड़ियों में होगा तो उसमें उपस्थित जीन भी जोड़ियों में होंगे, जिन्हें उसका एलील कहा जाएगा, जिन्हें उसका क्या कहा जाएगा, एलील कहा जाएगा। ठीक है, तो एलील क्या होते हैं, यहाँ पर जो एक दूसरे के विपर्यासी जीन होते हैं, विपर्यासी जीन, विरोधाभासी, विपरीत जीन, एक सेकेंड, जो एक दूसरे के विपरीत जीन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। आगे है प्रभावी तथा अप्रभावी एलील क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लिया जाएगा, यहाँ पे हम लंबे और बौनेपन पौधे का एग्जाम्पल लेंगे। लंबाई पौधे का जीन है, ये बौनेपन पौधे का जीन है। तो लंबाई पौधे वाला जीन और बौनेपन पौधे वाला जीन, अब इनका अगर हम क्रॉस करा देते हैं तो यहाँ पर लंबाई पौधे वाला जीन और बौनेपन पौधे वाला जीन दोनों F1 जनरेशन में देखने को मिलते हैं। लेकिन जिसका प्रभाव इस पौधे पर दिखेगा, पौधे पर जिसका प्रभाव दिखेगा, जिसका प्रभाव दिखेगा उसे क्या कहा जाता है, डोमिनेंट कहा जाता है। डोमिनेंट या प्रभावी कहा जाता है। और जिसका प्रभाव नहीं दिखेगा, जिसका प्रभाव छिप जाएगा, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे अप्रभावी कहा जाता है। अप्रभावी या रिसेसिव कहा जाता है। तो जिनका प्रभाव किसी भी पौधे पे या फिर किसी भी जीव के शरीर पर जिस जीन का प्रभाव देखने को मिलता है उसे प्रभावी कहा जाता है। जिस जीन का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है या जो जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं उन जीन को क्या कहा जाता है, अप्रभावी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जब लंबाई पौधे वाले और बौनेपन पौधे वाले जीन का क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे मिले। लेकिन यहाँ पर जो बौनेपन पौधे वाला जो जीन है वो अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, तो पौधा यहाँ पे कैसा प्राप्त हो रहा है, पौधा लंबा प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी है उसने अपने प्रभाव को, अपने आप को प्रदर्शित किया, जिसके कारण पौधा लंबा हुआ। तो जो अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा जो जीन, वही प्रभावी होगा। जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा वो अप्रभावी होगा। तो ऐसे लक्षण जो अपने अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। इसके लिए उत्तरदायी एलील को प्रभावी एलील कहा जाता है। और ऐसे लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में पूरी तरह से उनके लक्षण छिप जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी कहलाते हैं। और ऐसे एलील को अप्रभावी एलील कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें कैपिटल टी जो है वो प्रभावी लक्षण है और स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है। तो जो जितने भी इसमें एग्जाम्पल लिए गए थे और जो भी एग्जाम्पल लिए जाते हैं, जो प्रभावी लक्षण होता है उसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और जो अप्रभावी होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की। तो इसी में हम समझ पाएंगे आपको। आप देखिए इसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है। जैसे आपके शरीर में कुल मिला के 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। एक सेकेंड, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। बात करेंगे जोड़े में तो ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और 23 जोड़ी गुणसूत्र में
22 जोड़ी जो होते हैं उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। ऑटोसोम क्यों कहा जाता है? ऑटोसोम कहा जाता है। और एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है उसे सेक्स, उसमें वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब उस एक जोड़ी क्रोमोसोम को, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसे हेटेरोसोम कहा जाता है, हेटेरोसोम कहा जाता है। अभी ऑटोसोम इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेल और फीमेल में एक जैसे ही होते हैं, और ये एक जोड़ी जो होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। अगर किसी भी क्रोमोसोम का साइज शेप, स्ट्रक्चर ये सभी अगर एक जैसे हों, साइज हो गया, उसका शेप हो गया और उसका स्ट्रक्चर सभी क्या हो, एक जैसे हो, और उसमें जो जीन पाया जा रहा है दोनों में, मतलब एक ये हुआ, एक ये हुआ, ऐसा कुछ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये जो जोड़े में गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, इनके साइज एक जैसी हो, इनका शेप एक जैसा हो, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, इनमें पाए जाने वाले जीन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में पाए जाने वाले जीन एक जैसे हों, तो उन्हें हम कहते हैं, ये क्या है, होमोसोम है, होमोजाइगस। क्या है? होमोजाइगस। होमोजाइगस। होमोजाइगस हम क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम पाया जा रहा है, ये दोनों क्रोमोसोम जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इन दोनों क्रोमोसोम का साइज, शेप, स्ट्रक्चर और उनमें उपस्थित जीन एक जैसे ही उपस्थित है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, होमोजाइगस कहा जाता है। अगर यही इनके साइज, शेप और स्ट्रक्चर भिन्न हो, दोनों आसपास जो पाए जा रहे हैं इनके साइज, शेप, स्ट्रक्चर भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हेटेरोजाइगस है। अभी यहाँ पे जो एक जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, अगर हम इसमें फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल की बात करेंगे, मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, तो मेल में XY क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, तो ये होमोजाइगस होगा और ये हेटेरोजाइगस होगा। क्योंकि यहाँ पर जो XX क्रोमोसोम पाया जा रहा है, इसमें इनका स्ट्रक्चर, साइज, शेप और जीन जो भी उपस्थित है, जीन, स्ट्रक्चर और साइज सब कैसा है, एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर मेल में X का अलग है और Y का अलग है, इसीलिए इसको हेटेरोजाइगस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था जिस पौधे पे, यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, लंबाई पौधे वाला जीन और बौनेपन पौधे वाला जीन, ये दोनों यहाँ पर ये क्या है, ये इनके साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन और जीन जो है एक जैसे हैं, दोनों के एक जैसे हैं, तो ये क्या है, होमोजाइगस है। लेकिन जब इनका क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ, तो ये F1 जनरेशन में क्या है कि एक जैसे नहीं है, इनके जीन भी एक जैसे नहीं, इनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा नहीं, इनका साइज भी एक जैसा नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कहेंगे, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में जब दोनों ही जीन एक समान होते हैं तो उन्हें होमोजाइगस कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ दोनों एलील एक समान है। और जब बात करते हैं यहाँ पे हेटेरोजाइगस की, तो ये जब दोनों जीन एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उन्हें हेटेरोजाइगस कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये दोनों क्या हैं, एलील जो है ये भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हेटेरोजाइगस कहा जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टर और ट्रेट्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टर पहले देख लेते हैं, कैरेक्टर और ट्रेट्स। तो जैसे अगर आपके शरीर में हम आपके लक्षणों को गिनना शुरू करें, तो हम आपके लक्षणों में से क्या देखेंगे,
दो व्यक्तियों को हम खड़ा करते हैं, एक आप हो गए, एक आप हो गए और एक आपका साथी जो फ्रेंड है आपका वो हो गया। तो हम इन दोनों में कंपेयर करना चाहेंगे, तो हम पहले यहाँ पे कंपेयर क्या करेंगे, एक सेकेंड, हम कंपेयर क्या करेंगे, क्या कौन सा लक्षण लेके हम कंपेयर करेंगे, तो उस लक्षणों को, जिन लक्षणों को हम लेके कंपेयर करने वाले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। तो जैसे हम लेते हैं यहाँ पे आपका हाइट, हाइट, आपका कलर, आपका हेयर है ना, और आपकी आईज, आपकी आई। तो आपका जो हाइट है वो आप लंबे हैं, लंबा, साथ ही आपका जो है वो कैसा है, छोटा है। आपका कलर जो है वो डार्क है, डार्क है। आपके साथी का कलर फेयर है। आपके बाल सीधे, आपके साथी के बाल घुंघराले, एक सेकेंड, घुंघराले हैं। आपकी आंखों का कलर काला है, आपके साथी के आंखों का कलर नीला है ना। तो हमने यहाँ पे लिया हाइट, ये लक्षण है, कलर ये भी लक्षण है, ये हेयर ये भी क्या है, लक्षण है, आईज ये क्या है, लक्षण है। लेकिन जहां पे हम बात यहाँ पे कंपेयर किए लंबाई और छोटा, तो ये क्या है, ये ट्रेट्स हैं, क्या है, ट्रेट्स हैं। यहाँ पे डार्क कलर और फेयर कलर ये क्या है, ट्रेट्स हैं। सीधे और घुंघराले क्या, ट्रेट्स। काला और नीला क्या है, ट्रेट्स है। तो यहाँ पर जो ये जिन लक्षणों को लेके अध्ययन किया जा रहा है वो क्या है, इनके कैरेक्टर है। जिनको लेके कंपेयर किया जा रहा है वो कैरेक्टर है, और जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या है, यहाँ पे ट्रेट्स हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, वह कोई भी लक्षण जिसकी वंशागति होती है कैरेक्टर कहलाता है, जबकि इसमें विभिन्न स्वरूपों को ट्रेट्स कहते हैं। जैसे कि रंग कैरेक्टर है और इसके स्वरूप लाल, सफेद या कोई और रंग भी हो सकता है, वो क्या है, ट्रेट्स है। इसी प्रकार से आंखों का रंग कैरेक्टर है, आंखों का रंग काला या भूरा, नीला, हरा, ये क्या है, ट्रेट्स है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, तो यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप। आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप सुंदर हैं, सुंदर है मतलब आपका कलर कैसा है, आप फेयर कलर है, आपके आंखों का कलर नीला है। तो ये आपका बाह्य स्ट्रक्चर है, बाहर से देखने पे लग रहा है कि आपका कलर फेयर है, आपकी आंखों का कलर नीला है, आपका कद लंबा है, कैसा है, लंबा है। तो ये जो बाहर से देखने पे आपका जो अवलोकन किया जा रहा है, बाहर से केवल देख के आपका जो अवलोकन किया जा रहा है वो क्या है, फिनोटाइप। बाह्य रूपों को देख के आपका अवलोकन जो किया जा रहा है वो क्या है, फिनोटाइप। लेकिन जीन को देख के, जीन को देख के जो अवलोकन किया जाएगा वो होगा जीनोटाइप। जैसे बात करते हैं यहाँ पे, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने मटर के पौधे पे किया था। हम यहाँ पे फिर से लंबाई और बौनेपन का एग्जांपल लेंगे। जैसे लंबाई को कैपिटल टी, बौनेपन को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। इनका क्रॉस कराने पे F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है। ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन में आप देख पा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, ठीक है। तो बाहर से देखने पर ये पौधा कैसा लग रहा है, लंबा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई वाला जीन अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहा है। लंबाई क्या है, यहाँ पे प्रभावी है, और बौनापन क्या है, अप्रभावी है। देखने पे, बाहर से देखने पे आपको पौधा लंबा दिखेगा, लेकिन जब हम उस पौधे का जीन देखेंगे तो हमें यहाँ पे हाइब्रिड जीन देखने को मिलेगा, हाइब्रिड जीन देखने को मिलेगा। क्योंकि
यहाँ पे लंबे और बौनेपन का दोनों का जीन उपस्थित है। तो जीन को देखने के आधार पे जो कंक्लूजन निकाला जाता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप। और बाह्य लक्षणों को देख के जो कंक्लूजन निकाला जाता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। बाहर से देख के हम कहेंगे पौधा लंबा है, लेकिन जब हम इसके जीन को देखेंगे कहेंगे ये पौधा संकर है, पूरी तरह से प्योर लंबा नहीं है। फिनोटाइप। एक सेकेंड। तो जीनोटाइप क्या होता है? किसी भी आनुवांशिक लक्षण के लिए जो जीन या एलील का स्वरूप होता है उसे जीनोटाइप कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये जीन है। इन जीन को देख के जो लक्षण, इन जीनों के कारण जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। आगे है, किसी भी आनुवांशिक लक्षण या भौतिक रूप से, आनुवांशिक लक्षण जब भौतिक रूप से दिखाई देता है तो उसे फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे लंबाई, रंग, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। किसके द्वारा ये लंबाई और रंग आ रहे हैं वो क्या होता है? जीन। तो जीन को देख के जो लक्षण या फिर जो जीन अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है वो जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप टाइप। अगला है यहाँ पे संकर क्या होता है? संकर या हाइब्रिड। अभी पीछे हमने देखा कि जब यहाँ पर दो जीन के कैरेक्टर एक साथ उपस्थित हैं, दो जीन के कैरेक्टर एक साथ उपस्थित है, वो जो जीव है वो पूरी तरह से प्योर नहीं है। वो दो जीवों के जीन का मिक्स रूप होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कहा जाता है। हाइब्रिड कहा जाता है। तो यहाँ पर है, जब एक ही जाति में दो जीवों के बीच विभिन्न आनुवांशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकर कराते हैं तो इसे क्रॉस कहा जाता है। और मतलब अब क्रॉस कराने की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पर अच्छी वेराइटी या अच्छी नस्ल के जीवों के बीच क्रॉस कराया जाता है, संकर जब बनाया जाता है। तो आपने आजकल खेतों में देखा होगा, जैसे कि जो धान वगैरह की बुआई होती है तो कहा जाता है ये हाइब्रिड धान है। हाइब्रिड धान मतलब दो अलग अलग ऐसे धानों का मिक्सचर रूप है जिनके अच्छे लक्षण थे। और ये जो संकर होता है, अच्छा और फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छा संकरण लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, यहाँ संकरण लिखा हुआ है, हमने संकर देखा था। तो संकरण की प्रक्रिया यही होती है कि जब आपस में क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस मतलब दो जीवों के बीच, यहाँ पे जब हम एक ही जाति के दो जीवों के बीच विभिन्न आनुवांशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, यहाँ पे मतलब दो लोगों की मीटिंग कराई जा रही है, तो इस प्रक्रिया को क्रॉस करना कहा जाता है। और क्रॉस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जब एक जोड़ी या फिर एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है, तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, लंबा पौधे की लंबाई और पौधे का बौनेपन का ये एक जोड़ी लक्षण हो गए, इनको देखकर जब क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। जैसे कि लंबे और बौने पौधे में इस तरह से लाल पुष्प और सफेद पुष्प में क्रॉस कराया जा रहा है, तो केवल एक लक्षण एक समय में केवल एक लक्षण को लेकर जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। लेकिन जब दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है, दो विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर सीड का जो शेप है कैपिटल, उसको राउंड हम कहेंगे, कैपिटल आर। सीड का जो कलर है, सीड का कलर है येलो, ये डोमिनेंट है। और यहाँ पर सीड का कलर ग्रीन है, तो इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। सीड का जो यहाँ पे हमने देखा है
शेप है, शेप है, शेप क्या है, राउंड है। सीड का जो शेप है यहाँ पे रिंकल है, रिंकल। सीड का कलर येलो है, सीड का कलर ग्रीन है। तो ये दोनों लक्षण को लेके एक साथ जब क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो इसे कहा जाता है कि ये दो लक्षण एक साथ क्रॉस, इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहा जाता है। जैसे जब हम दो जोड़ी विपरीत ट्रेड्स के बीच में संकर कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे फूलों का रंग लाल और सफेद और बीज के आकार गोल और झुर्रीदार। यहाँ पे फूलों का कलर लिया गया है लाल और सफेद, तो यहाँ पे रेड, रेड से ही डिनोट करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, और सफेद को स्मॉल आर स्मॉल आर। बीज का आकार राउंड, कैपिटल आर कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर। ये सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जा रहा है। आगे है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। लगभग इतनी ही शब्दावलियां हैं, ये लास्ट चल रहा है। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है, तो जब F1 जनरेशन में जो संतान उत्पन्न होती है उसका पेरेंट के रिसेसिव से क्रॉस कराया जाता है, तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस कराने पे F1 जनरेशन में प्राप्त हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या है, F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। ये पेरेंट है, ये भी पेरेंट है। ये कैसा पेरेंट है, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। और ये कैसा पेरेंट है, ये कैसा पेरेंट है, रिसेसिव है, रिसेसिव पेरेंट है। और ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में उत्पन्न संतान का जब हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी और रिसेसिव पेरेंट से क्या स्मॉल टी इसका क्रॉस कराया जाता है, तो इसे हम कहते हैं, ये क्या है, टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है। अब इनका हम क्रॉस करा के देख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, फिर से स्मॉल टी। इसको इस तरह से भी कराया जा सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लीजिए इधर और स्मॉल टी लिख लीजिए इधर। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप स्मॉल टी लिख लीजिए। इनका क्रॉस करिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि दो पौधे कैसे हैं, संकर हैं, दो पौधे संकर हैं और दो पौधे प्योर क्या हैं, रेशियो है। तो यहाँ पे रेशियो जो आ रहा है 1:1 का आ रहा है। 50% पौधे कैसे हैं, संकर हैं और 50% पौधे रेशियो हैं, मतलब अप्रभावी हैं। ये संकर प्रभावी हैं, कैसे हैं, संकर प्रभावी हैं। ये पौधे प्रभावी मतलब यहाँ पे पौधे सभी लंबे होंगे और 50% पौधे बौने होंगे, लेकिन ये कैसे हैं, संकर हैं। तो यहाँ पे रेशियो कैसा आएगा, 1:1 का रेशियो आएगा। अभी यही हम बात करते हैं बैक क्रॉस की। एक और क्रॉस होता है जिसे बैक क्रॉस कहा जाता है। जब F1 जनरेशन का क्रॉस जो होता है अपने किसी भी पेरेंट के साथ करा दिया जाए, किसी भी पेरेंट मतलब यहाँ पे अगर रिसेसिव से कराया जाएगा तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। तो किसी पेरेंट मतलब यहाँ पे प्रभावी पेरेंट से करा दिया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे, पेरेंट। तो जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी इनका क्रॉस कराया गया, F1 जनरेशन में मिला हमें कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस इसी के साथ करा दिया जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, इनका इसके साथ क्रॉस कराने पे कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे 50% पौधे जो हैं
शुद्ध लंबे प्राप्त हुए हैं, ये कैपिटल टी होगा। 50% पौधे शुद्ध लंबे और 50% पौधे लंबे तो थे लेकिन कैसे थे, ये हाइब्रिड थे। तो यहाँ भी अनुपात कैसा है, 1:1 का अनुपात आया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे टेस्ट क्रॉस और क्या होता है। यह क्रॉस यह जानने के लिए किया जाता है कि F1 संतति किसी लक्षण के लिए होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस प्रभावी है। इसमें F1 संतति का क्रॉस अप्रभावी के साथ कराते हैं। अगर होमोजाइगस प्रभावी होगा तो सारी संतानें केवल प्रभावी लक्षण ही दिखेगा, और अगर हेट्रोजाइगस प्रभावी होगा तो 50% संतानें प्रभावी लक्षण के साथ होंगी, वही 50% संतानें अप्रभावी लक्षण के साथ होंगी। जिसे ये वाला जो है, ये वाला क्या है, टेस्ट क्रॉस है। अब यहाँ पे F1 ट्रांजिस्टर का क्रॉस प्रभावी के साथ कराया जाता है ताकि अच्छे और प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ी में बने रहे, जिसे क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।